जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड की जनजाति, यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सबको यहाँ पे लेने का प्रयास किए हैं। चाहे आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड पुलिस दे, चाहे उत्पाद पुलिस दे, चाहे झारखंड का दरोगा दे, जो भी एग्जाम अगर आप झारखंड का देते हैं तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, कहने का मतलब ये देखेंगे तो 17-18 पेज का जो पीडीएफ बनाया गया है, पूरा तरीका से झारखंड की जनजातियों से कुछ भी चीज छोड़ा नहीं गया है। मतलब कि आप झारखंड से कोई भी एग्जाम देंगे ना तो यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं, सीधा सीधा 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि पूरी तरीका से कुछ भी चीज छोड़ा नहीं गया। आप देख रहे हैं ये जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसमें लंबा चलेगा, ये लगभग 17 पेज का 18 पेज का पूरा पीडीएफ है। ठीक है, इसमें विवाह पद्धति, फिर राजनीतिक व्यवस्था, जनजातियों का स्थिति, इसके अलावे हम बहुत सारा कुछ बताए हैं। मतलब आप ये सब देख रहे होंगे, अपने से सब कुछ देखते चलिए। ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसमें किसी तरह का कुछ छोड़ा नहीं गया है। मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनजाति से उन सब टॉपिक को यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किए हम। मतलब कि इसके अलावे एडिशनल फैक्ट जो हम लास्ट में दिए हैं, निषेधात्मक पद्धति, टोटम, टेबू, ये सब को भी हम शामिल किए हैं। मतलब आपको यहाँ से कुछ भी चीज छूटेगा नहीं। मतलब एडिशनल फैक्ट जो हम लास्ट में ऐड किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी देखेंगे तो इसमें बहुत सारा चीज आपका ऐड किया हुआ है। मतलब कि जनजाति से कुछ भी चीज छोड़ा नहीं गया है। अगर जनजाति से क्वेश्चन पूछेगा झारखंड में तो इसमें से बाहर नहीं पूछेगा। तो हम एक बार आप लोग को यही कहेंगे कि इसको अच्छे से पूरा देखिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा। कुछ भी चीज यहाँ से छूटेगा नहीं। ठीक है, कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, मेरा ये दावा है। मतलब इसमें बहुत मेहनत की है, 3 दिन हमको लगा पूरी तरीका से इसको लिखने में। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और इसको अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक हम पहले ये बता देते हैं कि कौन सा टॉपिक हम इसमें ऐड किए हैं और कौन सा चीज यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ से कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है, ये चीज आप समझ लीजिए। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और सिंपल सा बात है, हम इसको पहले ही बता दे रहे हैं वीडियो देखने से पहले। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं, मतलब इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं कि नहीं ये पीडीएफ बहुत अच्छा है, मेरा काम का है, तो इसके लिए भाई साहब आपको 10 रुपीज पेड करना होगा। 10 रुपीज पेड करना होगा इसके लिए। मतलब 10 रुपया में इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मतलब आप 10 रुपया इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट पेड करके भेज दीजिएगा। आपको पूरी तरीका से ये पीडीएफ जो है 17 पेज का है, पूरा दे दिया जाएगा। 10 रुपीज पेड करना होगा और ये नंबर है 9798771375। ये नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप देखना चाहते तो वीडियो देखिए पूरा, और अपने से लिखना चाहते तो अपने से लिखिए। ये भाई मेहनत बहुत लगता है, इसीलिए हम एक प्रकार से अपना मेहनत का थोड़ा फल आपसे लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब कुछ देता होता है नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आप लोग से ही थोड़ा सा हेल्प होता है मेरा, और कुछ नहीं है। चैनल चल रहा है आप ही लोग के बदौलत जो इसका पीडीएफ खरीदते हैं। ठीक है, तो 10 रुपीज इसके लिए लगेगा। करंट अफेयर जो चल रहा है वो तो अपना अलग है, लेकिन ये जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जो 100 रुपया वाला लिए हैं मतलब पीडीएफ, उनको किसी तरह का अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने तरफ का बात था जो हम बता दिए, क्योंकि यही जो है हम लोग के लिए थोड़ा हेल्प होता है, और बाकी क्या बोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड की जनजातियों से संबंधित जितना भी बात हो सकता है तो वो सारा चीज को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। जितना हो पाएगा आज हम करवाएंगे। फिर उसके बाद ये 17-18 पेज का है, चीजों को समझाते हुए जाएंगे। कुछ एडिशनल फैक्ट इसमें हम ऐड करते जाएंगे। एडिशनल फैक्ट मतलब है कि कुछ रिलेट करके एक्स्ट्रा चीज बताएंगे, जिसको आप लिखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। और जो पीडीएफ लेते हैं ना वो भी एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या है कि वीडियो में बहुत सारा एडिशनल फैक्ट बताते हैं साथ साथ में। और अगर कोई त्रुटि, ऐसे तो त्रुटि नहीं रहने देते हैं, लेकिन त्रुटि अगर थोड़ा मोड़ा कुछ है तो यहाँ पर हम सुधार भी देते हैं। ठीक है, पढ़ाते समय वैसे दिक्कत नहीं है, खुद हम बनाए हैं तो कहीं ज्यादा त्रुटि तो नहीं होगा। 100% इसको 2-4 बार पहले क्रॉस चेक होता है, उसके बाद ही मतलब हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हम उसको पूरी तरीका से खुद बनाए हैं तो। 3 दिन लगा हमको बनाने में इस चीज को। तो कुल मिला के देखिए पढ़ना क्या है यहाँ पे। जनजातियों में सबसे पहले हम स्थिति देखेंगे कि जनजातियों का झारखंड में क्या स्थिति है। ये सब स्थितियां यहाँ पे दिया हुआ है।
इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए ये यहाँ सबसे बड़ी जनजाति, सबसे छोटी जनजातियों का क्रम हम ये भी बता दिए हैं यहाँ पे। इसके बाद टॉपिक वाइज देखेंगे राजनीतिक स्थिति जनजातियों का क्या है, तो ये बताएं सबसे बड़ी जनजाति भारत के, ये जेपीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछा था। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे छोटी जनजाति, मतलब सबसे बड़ी जनजाति, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जनजातियों का युवा गिरह देखेंगे, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछ। फिर उसके बाद जनजातियों का जो पंचायत है वहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायत का नाम क्या है। फिर जनजातियों का जो वधु मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है, जो वधु मूल्य दिया जाता है जनजातियों में उसको क्या कहा जाता है। फिर जनजातियों का यहाँ पे शासन व्यवस्था देखेंगे कि कौन सा जनजाति में क्या शासन व्यवस्था को कहा जाता है। इसके बाद जनजातियों का जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनको क्या कहा जाता है उसको यहाँ पे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद जनजातियों के जो विवाह की विधियां हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। विवाह का विधियां जो बहुत सारा विधियां है, 8 प्रकार का विवाह होता है, तो 8 प्रकार का विवाह में क्या क्या खास है वो यहाँ देखेंगे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ हम देखते हैं नीचे जनजातियों का वर्गीकरण, जैसे मतलब जनजातियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, कौन अपने आप को सदान बोलते हैं, कौन अपने आप को उच्च हिंदू कहते हैं, तो ये सब। फिर उसके बाद मनोवैज्ञानिक थे यहाँ पर एक ललित प्रसाद विद्यार्थी, उन्होंने जनजातियों को कैसे वर्गीकृत किया ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद जनजातियों के गांव की स्थिति, गांव के प्रमुख जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको देखेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि हम बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं। कुछ ये जगह जो छोड़े हैं ना, आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो ये एडिशनल जो जगह छोड़ा हुआ है वहां आप बहुत चीजों को लिख सकते हैं सीधे। यहाँ जो एडिशनल चीजें समझाएंगे उसको आप सीधे लिख सकते हैं। आप पहले इसको खरीद लीजिए पीडीएफ और प्रिंट आउट निकाल करके तब वीडियो देखिएगा, जिससे कि एडिशनल जो है ना वो इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है पूरा मजेदार सेशन लेने वाले हैं, इसको टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद मतलब झारखंड की विभिन्न जनजातियों और प्रजातियों समूह जो है वो देखेंगे, एस्ट्रोलाइट, प्रोटोस्टोलाइट, मतलब द्रविडियन, ये सब हम ऐसा समझाएंगे कि सीधे याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद झारखंड की जो भाषा बोली क्या है जनजातियों में, मतलब किस तरह का बोला जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद निषेधात्मक जो है यहाँ पर टोटम टेबू को देखेंगे, मतलब जो प्रतीक होता है। उसके बाद निषेधात्मक मतलब होता है कि जो प्रतिबंधित होता है समाज में, वो क्या है स्थिति उसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं प्रतीक, प्रतीक मतलब टोटम को देखेंगे कि क्या क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके बाद अगर हम देखें नीचे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें इतना सारा तथ्य लिखा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो सीधे एग्जाम में छपेगा। ठीक है, तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो काफी लंबा है और काफी सारा इसमें जोड़ा गया। कुछ हम पढ़ाते समय एडिशनल बताएंगे, ठीक है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। तो इस तरह से जितना भी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको यहाँ पर हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब शुरुआत हम कर देते हैं। पूरा तो एक क्लास में नहीं होगा, लेकिन देखिए हम एक्चुअली में क्या है ना कि अभी थोड़ा सा लो क्लास हम इसलिए किए हैं कि एग्जाम कम आशा है कि होने का। तो एग्जाम अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसा लग रहा है कि 14 दिन पहले, देखिए 14 से 15 दिन पहले आयोग को इन्फॉर्म करना पड़ता है, कुल मिलाकर एडमिट कर देना होता है कि हम एग्जाम लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आएंगे तो उनको ये इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर देखने को वैसा कुछ अभी नहीं मिल रहा है। मतलब अब 17 तारीख और 16 तारीख को लेने का बात था, लेकिन अभी तक 2-3 तारीख हो गया। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब कि एग्जाम जो है इस डेट पर नहीं होगा, ऐसा संभावना है। लेकिन ज्यादातर देखते हैं तो ये 1 सप्ताह पहले बताता है कि एग्जाम होगा। अरे भाई, जो अब बाहर है वो कैसे आ जाएगा उतना जल्दी, टिकट करवाना होता है रेलवे का। तो कुल मिलाकर आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत में भी हो सकता है एग्जाम फंसे, तो उसको इग्नोर करके अपना तैयारी बूस्ट करना है। हो सकता है जेपीएससी मतलब दिसंबर में वो दे दे, तो जेपीएससी में ये रामबाण का काम करेगा, सीधा सीधा छपेगा क्वेश्चन भाई साहब, सीधा। ठीक है, वो हम बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन छपा है। तो कुल मिलाकर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए झारखंड में देखेंगे तो कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है, मतलब यहाँ पर जो एसटी है उनकी पूरा संख्या कितना है, तो 86,45,042। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 86,45,042।
8645 ये सीधे याद कर सकते हैं, 8645 और अगर देखा जाए ये 8645 है कितना, तो पूरा जो झारखंड की आबादी है, तो झारखंड की आबादी का 26.2% है। कितना है? 26.2% है। मतलब झारखंड की जितनी भी आबादी है उसका पूरा कितना है, तो 26.2% हमारे यहाँ क्या है, तो जनजातियां हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जिसमें अगर बात करेंगे पुरुष की, तो पुरुषों की संख्या कितना है, तो इसको याद करने की उससे जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा केवल देख लीजिएगा। 43,15,407 ये क्या है, पुरुष है। 43,15,407 ये पुरुष है। जिसमें अगर देखा जाए तो महिलाएं कितने हैं, तो महिला जो है वो 43,29,635 43,29,635। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जनजातियों में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसीलिए आगे हम बताएंगे कि जनजातियों में 1003 महिलाएं हैं, मतलब फीमेल है यहाँ पे, और 1000 यहाँ पे पुरुष हैं। मतलब कि पुरुषों की संख्या, मेल की संख्या 1000 है और उसमें फीमेल की संख्या कितना है, 1003 है। तो महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा इसलिए है क्योंकि डोरी सिस्टम, जो दहेज प्रथा है ना, वो उल्टा है इस सब में। मतलब कि हम लोग में क्या होता है ना कि दहेज लड़का वाला भर भर के लेता है। आईएएस ऑफिसर बन गया तो पूरा करोड़े से शुरुआत करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए ना तो वो डोरी सिस्टम उसमें उल्टा है, दहेज प्रथा उल्टा है। वहां पर शादी करता है तो लड़का वाला देता है, और यहाँ पर जो है ना हम लोग में क्या होता है, लड़का वाला लेता है। आप सिस्टम को बदल दीजिए, मतलब जो अभी हमारा लिंगानुपात देखेंगे तो उल्टा है। मतलब कि 948 महिला पर 1000 पुरुष है। आप थोड़ा सा बदल दीजिए इसको, क्या कीजिए ना, मतलब कि डोरी सिस्टम को उलट दीजिए। महिला लोग जो है अब दहेज लेने लगेगी, तो पता चलेगा ये आपको 10 साल में देखने को मिलेगा कि पुरुष कम हो गया और महिला अधिक होगी। तो यहाँ पर जनजातियों में यही है, मतलब उल्टा, मतलब पुरुष को महिला को दहेज देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ लिंगानुपात देखने को इस तरह मिलता है। तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, 43,29,645 है, और पुरुष 43,15,407 ही है। तो महिला ज्यादा है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देश के कुल जनजातियों की संख्या में राज्य की जनजातियों का हिस्सा कितना है। मतलब देश में जो जनजातियों की संख्या है उसमें हमारा राज्य का हिस्सा कितना है, 8.29%। 8.29%। इत्तेफाक से देखिए, मतलब हमारा जो देश का पूरा आबादी है उसका पूरा जनजातियों की संख्या देश में कितना है, तो 8.6%। देश में अगर पूछा जाए कि जनजातियों का संख्या कितना परसेंट है, 8.6%। मतलब जितना हमारा देश का आबादी है, टोटल आबादी का देश में जनजातियों की संख्या 8.6% है। और इस जनजातियों में हमारा राज्य का हिस्सा जो जनजातियों का है वो 8.29% है। अगर देखा जाए पूरा भारत में 21% जो जनजाति है, मतलब देखा जाए तो मध्य प्रदेश की टोटल आबादी का 21% जनजाति जो है वो वहां रहती है। तो सबसे ज्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो लक्षद्वीप में 94% निवास करती है। तो लक्षद्वीप में 94%, ठीक है। लक्षद्वीप में कितना परसेंट, तो 94% मतलब जनजाति निवास करती हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में, और संख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मध्य प्रदेश का आबादी का 21% आबादी जो है वो क्या है, जनजाति है। और पूरा भारत में जनजातियों का संख्या कितना परसेंट है, तो 8.6%। और पूरा भारत में जितना जनजाति है उसमें झारखंड का अगर हिस्सा पूछा जाए तो 8.29% है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर झारखंड में देखा जाए तो ये जो जनजाति हैं, पूरा यहाँ जितना झारखंड में जनजाति हैं वो कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये 91.09%, आप सीधे 91% याद रख सकते हैं कि 91% जो है वो जनजाति गांवों में निवास करते हैं। और शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसकी आबादी कितनी है, तो 9% है। शहरी क्षेत्र में कितनी आबादी है, तो 9%। मतलब झारखंड में
जो जनजाति हैं वो 9% ही मात्र शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और 91% गांवों में निवास करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुल जो जनजाति है वो कितने हैं? तो कुल 32 जनजाति हैं झारखंड में। जनजाति कितने हैं? 32 जनजाति हैं झारखंड में। और 32 जनजाति में देखा जाए तो यहाँ पे 2 पार्ट आ जाता है। एक हो जाता है मूल जनजाति, तो मूल जनजाति कितना है? तो 24 है। और उसके बाद आदिम, आदिम जो है वो कितना है? तो यादिम रखिएगा, यहाँ पे 8 जनजाति है। आदिम जनजातियों की संख्या कितना है? 8 है। और अगर कुल जनजाति का बोले तो 32 है और मूल जनजाति जो है वो 24 है। तो याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। आदिम जनजाति जो 8 है उसमें नाम भी पूछ देता है कि कौन कौन सा है, तो 8 आदिम जनजाति का नाम याद होना चाहिए अच्छे तरीका से। एक है माल पहाड़िया, दूसरा सूर्या पहाड़िया, उसके बाद परहिया, उसके बाद कोरबा, बिरहोर, बिरजिया, असुर और शबर। ये जो 8 जनजाति हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से सबसे आदिम जनजाति जो है वो असुर है, सबसे आदिम है। ठीक है, आदिम जो है सबसे आदिम। ठीक है, सबसे आदिम जो जनजाति कौन है? तो आपका असुर है। तो याद रखिएगा, माल पहाड़िया, सूर्या पहाड़िया, परहिया, कोरबा, उसके बाद बिरहोर, बिरजिया, असुर और शबर। ये जो है ना 8 आदिम जनजाति है, मतलब कि झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से इनका नाम आता है। संथाल परगना की जो सूर्या पहाड़िया, माल पहाड़िया जनजाति है, यही सूर्या पहाड़िया जनजाति को पूरी तरीका से मार मार करके और संथाली लोग जो है इसको पहाड़ी राजमहल के पहाड़ी के ऊपर वाला क्षेत्र में भेज दिया। बेचारा लोग अब ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में रहता है कौन? सूर्या पहाड़िया। और पूरा संथाल परगना पर जो है संथाल जनजातियों ने कब्जा कर लिया और इसी का शासन व्यवस्था जो है सूर्या पहाड़िया की शासन व्यवस्था को अपना लिया कौन? तो ये अपना लिया संथाल लोग। तो इस तरह का स्थिति बना है, वो हम बताएंगे। इंटरेस्टेड लगेगा जब सब कुछ जनजातियां एक एक करके आएगी डिटेल से, तो उस समय हम बताएंगे। हालांकि आप थोड़ा थोड़ा चीजों को अच्छे से समझते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम देगा। हो सके तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप झारखंड में देंगे ना तो पक्का यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरे पास जो है ना थोड़ा व्यू कम आ रहा है, मतलब जैसे एग्जाम को लेकर के दिखता है कि एग्जाम नहीं होने वाला है तो व्यू बहुत कम हो जाता है, तो पढ़ाने का इच्छा एक जरा सा नहीं करता है। इसीलिए हम इसको जितना पढ़ा रहे हैं, जितना हो पाता है अभी पढ़ा दे रहे हैं। इसको हो सके तो आप लोग इस पीडीएफ को रख लीजिएगा, एकदम संजीवनी का काम करेगा। 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होता है। और इसको प्रिंट आउट निकाल करके और इसको एकदम हमेशा देखिएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना तो पक्का यहां से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को सीधा सीधा मिलेगा। जेपीएससी अगर देंगे तो वहां पर लगभग 4 क्वेश्चन यहां से देखने को सीधा सीधा मिलेगा। जनजातीय शासन व्यवस्था में तो यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो 4 क्वेश्चन से कम नहीं होगा जेपीएससी में। और जेएसएससी में या कुछ भी एग्जाम देते हैं तो वहां 3 क्वेश्चन पक्का यहां से देखने को मिलेगा। तो 17-16 पेज है, लेकिन आपके लिए सहूलियत से बनाया गया है, बहुत साफ सुथरा बनाया गया है, मतलब कि वही लिखा गया है जो सीधा एग्जाम में छपता है। ठीक है, तो चीजों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से होने वाला है ये सेशन। तो देखिए नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है संख्या में कहां निवास करती है? तो संख्या में रांची में निवास करती है। सबसे ज्यादा जनजाति कहां निवास करती है? रांची में निवास करती है। 10,42,016 10,42,016 यहाँ पे जनजाति है। ये खास करके इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है संख्या में? तो रांची में है। बस इतने याद रखिएगा, याद रहे तो 10,42,000 याद रखिएगा सीधा सीधा बस, और बाकी ये 16 करते नहीं रहिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहां पर है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है प्रतिशत में कहां पे निवास करती हैं? तो प्रतिशत में ये खुट्टी में निवास करती है। खुट्टी जो है इन्हीं मतलब रांची के ही बगल में लगा हुआ है। ठीक है, और इसी से बना है। 12 सितंबर को बना था, 12 सितंबर को 23वां मतलब जिला बना था खुट्टी, रांची से कटकर। तो कुल मिलाकर ये जो है ना खुट्टी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में रहती है। ये एकदम अच्छे से याद रखेंगे, प्रतिशत में कितना प्रतिशत ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो 73.3%
73.3% जो है जनजाति मतलब खूंटी क्षेत्र में रहती हैं। और ये पूरा जनजातियों का एक बड़ा मतलब जत्था है, मतलब बड़ा ग्रुप है। और ये इसीलिए यहाँ पर पत्थलगड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा। गुजरात क्षेत्र में पत्थलगड़ी आंदोलन जनजातियों में होता था, वही वाला आंदोलन जो है अब यहाँ खूंटी में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये कभी पूछ ना दे कि जो पत्थलगड़ी आंदोलन का संबंध कहाँ से, तो गुजरात राज्य से, लेकिन ये अब झारखंड में कहाँ होता है तो आपको खूंटी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कभी बताएंगे कि वो क्या है डिटेल से, लेकिन फिलहाल अभी जो जरूरत है उसी को समझते चलिए और एडिशनल फैक्ट भी जितना बताते हैं उसको भी जानते चलिए। ठीक है, न्यूनतम जो है अनुसूचित जनजाति किस जिला में निवास करती है, तो कोडरमा में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में निवास करती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में निवास करती, संख्या जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जनजाति जो प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो कहां निवास करती हैं, तो कोडरमा में निवास करती है। प्रतिशत में सबसे कम कोडरमा में निवास करती है, सबसे कम। यहाँ पे न्यूनतम तो लिख दिए, वही कम है, तो ये 0.93% मात्र यहाँ पे जनजाति है, बहुत कम जनजाति है कोडरमा क्षेत्र में। तो इसको याद रखिएगा। मक्का मारो हिल यहाँ पे है और उसके बाद मक्का मारो मेला लगता है। और झुमरी तिलैया मात्र कोडरमा का एक देखने वाला शहर है। अभी डिजिटल जिला घोषित हुआ है कोडरमा। कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर सैनिक स्कूल है जो 1963 ईस्वी में ये बना था। तो ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है। मैका कैपिटल बोलते हैं, वैसे अब अबरक में आंध्र प्रदेश आगे हो गया, झारखंड बहुत पीछे हो गया। अबरक अब बहुत कम हो गया है यहाँ पे, पता नहीं जमीन खा गया, आदमी निकल गया, पता नहीं चलता है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर हो गया अबरक में, ये दूसरा तीसरा में भी अब इसका नाम नहीं आता है। कुल मिलाकर दूसरा में वैसे लिख देता है कि अबरक मतलब है, लेकिन बहुत कम हो गया है यहाँ पे अबरक। ठीक है, कोडरमा को मैका कैपिटल कहते हैं। डिजिटल जिला ये घोषित हुआ है, तो इसको डिजिटल जिला का अवार्ड भी इसको दिया गया, किसको, कोडरमा को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति अगर प्रतिशत में भी पूछे या आपका संख्या में भी पूछे तो दोनों के दोनों आंसर होगा क्या, तो कोडरमा। ठीक है, कोडरमा जो है वो दोनों का दोनों ऑप्शन होगा, प्रतिशत वाला भी और उसके बाद जो है यहाँ पे संख्या वाला भी। तो सीधे सीधे तौर पर याद रखिएगा अच्छे तरीका से। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे, मतलब 2001 से 2011 तक जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितना हुआ है अनुसूचित जनजातियों में, मतलब एसटी में। तो कितना बढ़ा है, तो मात्र 22% बढ़ा है, 22% बढ़ा है, 22% ही बढ़ा है। अगर देखा जाए तो कोडरमा का जो है ना वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, मतलब 43.42% बढ़ा है लोग, बहुत ज्यादा। कोडरमा का सबसे ज्यादा बढ़ा है दशकीय वृद्धि दर, कितना हुआ है, 43.42% जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है कोडरमा का। लेकिन भाई साहब जनसंख्या का अगर देखेंगे तो कोडरमा में वृद्धि हुआ है ना, तो वहां पे जनजाति नहीं है, और जनजाति जो है वो बहुत कम बढ़ाए हैं, मतलब ये देखेंगे तो राष्ट्रीय औसत के आसपास में, तो कुल मिलाकर बहुत कम है, मतलब ठीक ठाक है। इसका मतलब है कि लोग जागरूक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि जो है दशकीय कितना हुआ जनजातियों में, मात्र 22% रहा है। पीडीएफ खरीदने के लिए आप इस पर नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, यहाँ नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप 10 रुपीज पेड करके और स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और उसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बारे में और पीडीएफ लेना है, जैसे करंट अफेयर का जो पीडीएफ लिए होंगे, तो करंट अफेयर के साथ अगर ये लेते हैं और कुछ हॉट टॉपिक लेते हैं तो इसके लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। पीडीएफ के बारे में कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे मिलेगा तो आपको इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर का सेशन देख रहे हो, चाहे इसके पहले जितना भी आपका वीडियो दिया गया है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अनुसूचित जनजातियों की संख्या के दृष्टि से देश में राज्य का स्थान कितना है। तो हमारा जो राज्य है, मतलब राज्य झारखंड है, इसका स्थान पूरा देश में कितना हुआ है जनजातियों के मामले में, तो ये 6ठा है। ये संख्या के मामले में बता रहा है, मतलब संख्या के मामले में कितना है, तो ये 6ठा स्थान है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से देश में अगर स्थान देखें तो इसका 10वां है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से अगर बोला जाए तो कितना है,
तो ये प्रतिशत की दृष्टि से बोला जाए तो 10वां स्थान है देश में, और संख्या की दृष्टि से बोला जाए तो ये 6ठा स्थान है पूरा देश में। तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड राज्य का अनुसूचित जनजातियों की दृष्टि से कितना स्थान है देश में, तो संख्या पूछ दिया और कुछ नहीं पूछे ना, मतलब आपको पता नहीं चल रहा है कि ये संख्या पूछा कि प्रतिशत पूछा, तो उसको संख्या माना जाता है, तो आप 6ठा मारिएगा, वही राइट होगा। ये नहीं कि आपको प्रतिशत वाला मार देना है। अगर ये पूछा जाए कि पूरा देश में झारखंड का जनजातियों में क्या स्थान है, तो उसमें तो न संख्या पता चल रहा है न प्रतिशत, तो आपको मारना क्या है, संख्या वाला राइट मारना है। संख्या की दृष्टि से 6ठा स्थान है, ये सही होगा। ठीक है, ये सब हम जो बता देते हैं इसको ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछा है तो हम इसको शामिल किए हैं। ये चीज जो है ना, जितना भी हम यहाँ पे आप लोग के सामने रखे हैं वो कहीं ना कहीं पूछा गया हो या तो पूछने की संभावना बनता है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन हो, चाहे इसको आप हॉट क्वेश्चन बोलिए, हिट क्वेश्चन बोलिए, सुपर हिट क्वेश्चन बोलिए, ये सब एग्जाम में सीधे तौर पर छपने वाले प्रश्न हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया आपका यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जनजातियों का कुल साक्षरता दर। जनजातियों का कुल साक्षरता दर देखेंगे तो कितना है, तो 57.1%। 57.1% मतलब आप सीधा सीधा याद रखिए 57%। जनजातियों में साक्षरता दर कितना है, तो 57%। आप बताइएगा पूरा झारखंड का साक्षरता दर कितना है और महिला पुरुष का साक्षरता दर कितना है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताइएगा। लिखने इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है, देखिए ये साक्षरता दर पूरा जनजातियों में कितना है, 57% है। उसमें पुरुष साक्षरता दर अगर देखें ना तो 68.2% है, 68.2% है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद महिला में देखेंगे साक्षरता दर कितना है जनजातियों में, तो ये है 46.2%, 46.2% है। और ये जो है किसमें, स्त्री में है। और पुरुषों में कितना है, 68.2%, 68.2% है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कितना प्रतिशत जनजातियों में पुरुष साक्षर हैं, 68.2%, और महिलाओं में कितना साक्षरता है, तो 46.2%, जिसको हम बोल सकते हैं 46.2%। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे सर्वाधिक जनजातीय साक्षरता दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो सिमडेगा है। सिमडेगा जो है सबसे ज्यादा जनजातीय साक्षरता दर वाला यहाँ पे जिला है। 68.8% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। तो इसको याद रखिएगा, ज्यादातर लोग रांची मार देंगे, लेकिन रांची नहीं है, सिमडेगा है जिसमें 68.8% लोग साक्षर हैं। तो इसको याद रखिएगा। सिमडेगा में केला घाट जलप्रपात है, उसके बाद राम रेखा धाम भी है, राम रेखा मेला भी यहाँ लगता है, और इसको खेलों का नर्सरी भी बोलते हैं। हॉकी के सब खिलाड़ी आपका यहीं से आते हैं, सिलवानुस डुगडू, सुमराई टेटे, ठीक है, ये सब कहाँ के खिलाड़ी हैं, रहे हैं, तो ये सिमडेगा से रहे हैं। हॉकी ज्यादा यहाँ पर मतलब देखा जाता है कि हॉकी के खिलाड़ी यहाँ से ज्यादा निकलते हैं। तो इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक जनजातीय साक्षरता वाला साक्षर जिला कौन है, तो ये सिमडेगा है। 68.8%, 68.8% यहाँ पे साक्षरता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। थोड़ा मेरा मैक खराब हो चुका है और बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है, जिसके कारण हम नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर थोड़ा आवाज का हो सकता है इश्यू हो, तो थोड़ा बताइएगा आप लोग। वैसे हम कोशिश करते हैं कि रात में रिकॉर्ड करते हैं, अभी पूरा अंधेरा है चारों तरफ से, केवल जिसमें हम पढ़ा रहे हैं वही जल रहा है, तो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इधर आसपास में। और 12 बजा हुआ है, लेकिन बगल में सब कुत्ता लोग राते में भूखता है, ऐसा ना आवाज आ जाए, लेकिन कोशिश करते हैं कि चारों तरफ से बंद कर दे जिससे कि आवाज बाहर से नहीं आए। मैक रहता था तो डिडक्ट नहीं करता था बाहर का आवाज। हम दिन में भी क्लास दे सकते थे, लेकिन नहीं दे पा रहे क्योंकि आसपास का आवाज बहुत ज्यादा कैप्चर कर लेता है, तो आप लोग को थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम क्लास ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। मैक आ जाता तो हम क्लास कंटिन्यू देना चालू कर देते, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है कि वो इशू है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। ठीक है,
तो कुल मिलाकर देखते हैं आगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जनजातियों में लिंगानुपात जो है उसमें 1003 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या है। 1003 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या है, मतलब 1003 महिलाएं यहां पर हैं तो 1000 पुरुष हैं। हम पहले बता दिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोरी सिस्टम इसमें उल्टा है। अगर पुरुष को शादी करना है किसी भी महिला से तो उसको दहेज देना पड़ता है, मतलब कि वधू मूल्य देना पड़ता है, और वधू मूल्य नहीं दे पाता है तो फिर सेवा विवाह करता है। जो लड़की की माँ है, लड़की के पापा हैं, उनको जाकर सेवा करना होता है। तो कुल मिलाकर यही कारण है कि जो डोरी सिस्टम यहाँ पर उल्टा होने के कारण लिंगानुपात भी उल्टा देखने को मिलता है। आप पश्चिमी सिंहभूम वाला जो क्षेत्र जाएंगे तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, 1005 महिलाओं पर 1000 मतलब पुरुषों की संख्या है। तो इससे मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो आपका देखने को मिलेगा कौन सा, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, झारखंड में। और धनबाद सबसे कम है, ठीक है, उसमें लिंगानुपात एकदम बिल्कुल कम है। आप लोग बताइएगा धनबाद का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। और उटपटांग नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ कर बताइएगा, सर्च करने से क्या होता है ना दिमाग में याद रहता है, नहीं तो कोई कोई उटपटांग कुछ भी लिख देते हैं कमेंट बॉक्स में। नहीं, एकदम रेलिवेंट जो सही हो वही लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, झारखंड की सबसे बड़ी जनजातियों का क्रम याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पे संथाल है 1 नंबर में, दूसरा में उरांव, तीसरा में मुंडा और चौथा में हो है। आप अगर छठी जेपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखिएगा तो सीधा सीधा पूछा है कि आप बताइए कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति झारखंड की कौन है, तो ये पूछा था, मतलब कि छठी जेपीएससी में। आप क्वेश्चन निकाल करके देखिएगा झारखंड का, पेपर में आपको सीधा क्वेश्चन दिख जाएगा कि झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो मुंडा है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इस बार 7वीं में पूछा था कि मतलब उरांव का जो धुमकुड़िया के बारे में पूछा था कि उरांव का युवा गिरह को क्या बोलते हैं, धुमकुड़िया। तो ये 2-3 बार से लगातार पूछते आ रहा है, पहले भी छठी में भी पूछा, फिर पूछा। तो कुल मिलाकर ये सब हम नीचे लिखे हैं, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोग को। बस चीजों को अच्छे से देखिएगा। सबसे 4 बड़ी जनजाति कौन है, तो संथाल 1 नंबर में, उरांव 2 नंबर में, तीसरा नंबर में मुंडा का नाम आता है और चौथा नंबर में हो जनजाति का नाम आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसमें आदिम जनजाति को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आदिम जनजातियों में 4 सबसे बड़ी आदिम जनजाति का क्रम हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए क्योंकि देखने को मिला है यहाँ पे कि अगर ये पूछ सकता है तो आदिम जनजाति जो 8 है उसमें सबसे बड़ा आदिम जनजाति कौन है, उसके बाद फिर कौन है, उसके बाद कौन है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो सबसे बड़ी आदिम जनजाति माल पहाड़िया है, उसके बाद सूर्या पहाड़िया है, उसके बाद परहिया है और उसके बाद कोरबा है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल पहाड़िया पहले नंबर पर, उसके बाद सूर्या पहाड़िया, उसके बाद परहिया और यहाँ पे कोरबा है। देखिए, इसके पहले हम बता चुके हैं कि झारखंड में टोटल जो जनजाति है, कुल जो जनजाति है उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या याद रखिएगा 86,45,042, ठीक है। ये जनजाति है टोटल, मतलब 86,45,042 जो है। इसमें से अगर निकाल दीजिए तो आदिम जो जनजाति है उसमें से 1,92,000 आदिम जनजाति है। तो इसको भी 1,92,000 कहीं मिलता है, कहीं कहीं 1,72,000, लेकिन 1,92,000 ही सही है। कहीं कहीं आपको 1,72,000 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन 1,92,000 के आसपास में आदिम जनजातियां हैं, मतलब बहुत कम है। देखा जाए तो 8 ही आदिम जनजातियां, तो इसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यही याद रखिएगा 1,92,000 के आसपास में इसकी संख्या है और बहुत कम है, मतलब 0.72% के आसपास में आदिम जनजातियां हैं, बहुत कम यहाँ पे आदिम जनजातियां हैं। लेकिन ये क्रम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा माल पहाड़िया, और अगर आदिम जनजाति पूछे तो, और मूल जनजाति में पूछे तो संथाल, और केवल जनजाति पूछे तो उसमें भी संथाल। और संथाल देखेंगे ना तो भारत लेवल पर, मतलब पूरा देश स्तर पर वो तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ऐड किए हैं। झारखंड से जनजाति से कुछ भी नहीं छूटेगा, ये हम यहाँ पर उस तरह का चीजों को रखे हैं। तो नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जनजातियों का जो
सर्व प्रमुख त्योहार है वो कौन सा है? सरहुल। ठीक है, जनजातियों का सर्व प्रमुख त्योहार कौन सा है? सरहुल। जनजातियों का सर्व प्रमुख त्योहार कौन सा है? सरहुल। फूलों का त्योहार कहते हैं। जिस समय साल का जो वृक्ष है ना, बसंत ऋतु में ये होता है, तो साल का जो वृक्ष है उसका जो सरई फूल खिलता है, तो उसमें सब महिला लोग अपना खोपा में, मतलब जो पीछे बाल को जुड़ा करके बांधती है, उसके बाद कलमियां जो खोसले रहती है का जगह पर ये साल वाला वृक्ष का जो फूल है उसको खोसती है उस दिन। तो वो फूल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस दिन, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मतलब ये जो है सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है यहाँ का। सबसे मशहूर लोक नृत्य जो है वो छऊ है। छऊ सरायकेला खरसावां से इसकी उत्पत्ति हुआ है, आप सब जानते हैं। सुधेंदु नारायण सिंह ने 1938 ईस्वी में इसको यूरोप में मतलब जाकर प्रस्तुत किया था, दिखाया था अपनी कला को। इसमें गुरु की प्रधानता होता है और झारखंड का ये मशहूर लोक नृत्य तो है ही, इसके साथ साथ में झारखंड का ये राजकीय नृत्य भी है छऊ। और इसके बाद देखा जाए तो इसमें गुरु की प्रधानता बहुत अनिवार्य होता है। इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है, इसमें किसी तरह का गायन शैली नहीं है, इसको भी याद रखेंगे। पुरलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है क्योंकि सरायकेला से सटता है वो, ठीक है। और इधर मयूरभंज छऊ होता है उड़ीसा में, और ये भी सरायकेला से सटता है। तो कुल मिलाकर सरायकेला से जो संपर्क में है वहां वहां छऊ नृत्य देखा जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय समाज में प्रमुख जो देवता है वो सिंह बोगा है। ध्यान में रखिएगा, सिंह बोगा, ठीक है। यही सिंह बोगा का दर्शन हुआ था किनको? तो बिरसा मुंडा को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातियों का प्रमुख देवता जो है सिंह बोगा है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जो है कठोर जो जनजातियों में दंड है वो दिया जाता है बिटलाहा। बिटलाहा जो है वो सबसे कठोर दंड है जनजातियों में। मतलब इसमें देखा जाए तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, और ये दंड ऐसा ही नहीं दिया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा घिनौना काम करता है समाज में कोई भी, जैसे यौन जैसा शोषण, मतलब किसी बच्चियों के साथ गलत करना, मतलब समाज में महिलाओं के साथ अत्याचार करना, इस तरह का अगर कोई करता है तो उसको बिटलाहा जैसा समाज में दंड दिया जाता है। और इसके बाद जो है उसको सीधा बहिष्कार कर दिया जाता है समाज से, मतलब कि बहुत वो बड़ा सजा ये सब मानते हैं इसको। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे कमजोर जो दंड है, सबसे कमजोर या सबसे कम दिया जाने वाला दंड है वो करेला दंड है। करेला दंड है। और सर्व प्राचीन जो धर्म है सरना है। अभी ये काफी चर्चे में है क्योंकि सरना धर्म का जो है वो कोड मांगा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसका कोड मिलेगा तो 7। कितना कोड मिलेगा? 7। इसके पहले मतलब है कि यहाँ पर 6 कोड वाले धर्म हैं, ठीक है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, तो ये सबको मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना इसको 7वां मिलेगा। अगर मिलेगा तो सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है, प्रकृति से संबंधित धर्म है ये, और बहुत सही सुन धर्म है। अगर आप सरना धर्म के बारे में पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि आज जितना छूट नहीं मिलता था उतना पहले के समय में मिलता था। कोई भी सरना मान सकता है, कोई भी सरना छोड़ सकता है। लड़कियां एकदम पूरा तरीका से पुरुषों के जैसा पूरा अधिकार होता था। कुल मिला के इसमें किसी तरह का नियम कानून नहीं था, मतलब कि प्रकृति को हूबहू पूजा करता था। मतलब झरना से पानी पी रहा है तो उसको पूजा कर रहा है, सूर्य से प्रकाश मिल रहा है तो उसका पूजा हो रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो झील, झरना, नदी, पोखर, आहार, सबका पूजा ये सब करता था। सरना धर्म बहुत सही सुन धर्म था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जनजातियों का जो राजनीतिक स्थिति है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जनजातियों का राजनीतिक स्थिति में अगर देखा जाए यहाँ पे तो लोकसभा में आरक्षित जो अनुसूचित जनजातियों का सीट है यहाँ पे कितना है? तो 5 है। झारखंड में देखा जाए तो संसद मतलब सांसद कितने बनते हैं? तो सांसद यहाँ पे 14 बनते हैं लोकसभा में, और 6 बनते हैं राज्यसभा में, तो 20 सांसद बनते हैं। तो 14 जो सांसद यहाँ पर बनते हैं, तो 14 सांसदों में से अगर आप देखने को मिलेगा पूरी तरीका से, तो आप देखेंगे तो इसमें से 5 जो है वो अनुसूचित जनजाति होते हैं, एसटी। तो इसमें से वो सीट कहाँ कहाँ है रिजर्व, उसको देख लीजिएगा। तो ये सीट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खुट्टी और लोहरदगा। राजमहल, उसके बाद दुमका, सिंहभूम का क्षेत्र वाला,
ठीक है। उसके बाद जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूमि है, उसके बाद खुट्टी और उसके बाद लोहरदगा। तो ये याद रखिएगा, ये 5 जो है लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर एससी चुनाव लड़ते हैं, मतलब एससी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। एक सीट एससी के लिए है जो है पलामू का, पलामू जो लोकसभा है उसमें एससी के लिए मात्र एक है। इसके बाद जितना बचा उसमें सब जनरल कास्ट का मतलब सामान्य वर्ग के लिए है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर है, विधानसभा में आरक्षित जो अनुसूचित जनजातियों का सीट है वो एसटी का कितना है, तो 28 है। याद रखिएगा एसटी का कितना है, 28 है। अब 28 याद करने की जरूरत नहीं है, केवल बरहेट याद रखिएगा, बरहेट, ठीक है, बरहेट। अब बरहेट क्यों याद करने के लिए बोले, क्योंकि हेमंत चचा जो है मतलब वो यहीं से है। हेमंत सोरेन कहां से है, तो बरहेट से चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा। और जो लोकसभा स्पीकर हैं वो जामताड़ा से आते हैं, वो मतलब कि जामताड़ा के विधायक हैं, तो उनको भी याद रखिएगा। और जामताड़ा में विधायक हैं तो जामताड़ा में तो कोई दूसरा है, जामताड़ा में 2 विधानसभा क्षेत्र है, तो नाला से आते हैं। ये नाला विधानसभा क्षेत्र से चुन करके आए हैं रविंद्रनाथ महतो, जो विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के स्पीकर हैं, तो उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत की जो सबसे बड़ी 3 जनजाति है इसको याद रखिएगा। भारत की 3 सबसे बड़ी जनजाति यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भील, 2 नंबर में गोंड और 3 नंबर में संथाल। तो याद रखिएगा। यही क्वेश्चन जो है ना, जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन में हम बताए थे कि सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है, तो भील है। ये हम जैसे बताए तो 2-3 लड़का लोग ऑब्जेक्शन कर दिया सीधा कि नहीं भील नहीं है, ये गोंड है। सब जगह गोंड लिखा है, रियल में लिखा है। तो हम उस सबको बाद में समझाए थे कि भील सबसे बड़ी जनजाति इसलिए है क्योंकि इसकी संख्या 17 मिलियन है। कितना है, 17 मिलियन इसकी संख्या है। और गोंड दूसरी इसलिए है क्योंकि गोंड की संख्या अगर देखा जाए तो 13 मिलियन है। कितना मिलियन है, 13 मिलियन है। तो गोंड की संख्या अगर 13 मिलियन है और भील की संख्या अगर 17 मिलियन है, तो भाई साहब भील मतलब जो है यहां पर सबसे बड़ी जनजाति हुई, गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हुई, और संथाल हमारे यहाँ का जो है वो तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन अपने राज्य में सबसे बड़ी जनजाति है। तो कुल मिलाकर इस तरह से भी समझाए थे। इसमें दोनों को दोनों इत्तेफाक से पूछ दिया था कि पहली सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत की कौन सी है। दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था सीधा से। आप क्वेश्चन को निकालिए और आप अभी भी देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछ दिया था। तो किसी का दोनों गलत हुआ, किसी का दोनों सही हुआ, ठीक है। जो थेथरोलॉजी किया था ऑफलाइन क्लास में वो सब दोनों का दोनों गलत कर दिया। ये चीज हम देखने को यहाँ पर मिला, ठीक है। तो आप लोग गलत नहीं कीजिएगा, हम संख्या भी बता दिए, ठीक है, कि भील जो है 17 मिलियन है, गोंड की संख्या कितना है, 13 मिलियन है। तो फिर भील ही सबसे बड़ी जनजाति होगा, गोंड दूसरा सबसे बड़ा जनजाति है। तो इसको याद रखिएगा। तो यहां तक जो है ना, इसके बाद जनजातीय युवा गिरह आगे हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर आज हम यहीं तक रखते क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो गया और आप लोग पूरा पूरा देखते भी नहीं है, तो ज्यादा लंबा इसको खींचने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है। हम पढ़ाने में तो एक दिन में पूरा पढ़ा सकते हैं, 17 पेज एक ही दिन में पढ़ा देते, लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना। तो कुल मिलाकर अगर ये पीडीएफ कंप्लीट चाहिए, नहीं भी पढ़ाए हैं तो पूरा हम आपको पीडीएफ पहले भी दे देंगे। कुल मिलाकर आपको इसके लिए 10 रुपया मात्र पेड करना होगा और 10 रुपया पेड करके आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है मतलब मिल जाएगा। आपको पेमेंट भी इसी नंबर पर आपको करने को यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। एक नहीं तो बारकोड यहाँ पर आपको दे देते हैं, मतलब इस पर आप लगा करके पेड कर दीजिएगा, ठीक है। आप इस पर भी पेड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी तरह का आपको करंट अफेयर चाहिए या उसके साथ साथ कुछ और ऐसा पीडीएफ चाहिए जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल भाषा में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर भी इसमें भी पेड कर सकते हैं। ये जो बारकोड दिख रहा है इसमें पेड कर सकते हैं और यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है 9798771375। इस पर मतलब आप पेमेंट करके भेज दीजिएगा और स्क्रीनशॉट, उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो कंप्लीट मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अगर पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी लेना होगा तो इसी से आप संपर्क कर लीजिएगा और उसके बाद आपको डिटेल बता दिया जाएगा कि कैसे पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस तरह का अगर बहुत अच्छा वीडियो आगे पूरा तहलका मचाने वाले हैं तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि सीधा एग्जाम में छपने वाला चीजों को हम यहाँ पर लाने वाले हैं, ठीक है। और थोड़ा अपने दोस्तों को, जरूरतमंद लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।